मुमकिन ज़ाबिशे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन पीटीवी काम से रोक दिया। अदालत ने मामला दोबारा वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत इस ओहदे का इश्तिहार दिया गया? क्या आपने जायद उम्र से मुतालिक राय दी? अदालत का वकील सफाई से इस्तिफसार। वजारत इत्तलात ने अताउल हक कासमी केस में जो गलतियां की थीं वही गलतियां दोहराई गई हैं। अदालत के रिमार्क्स। अहम खबर है, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन पीटीवी काम से रोक दिया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से उन्हें चेयरमैन पीटीवी तैनात किया गया था। अदालत ने मामला दोबारा वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत इस ओहदे का इश्तिहार दिया गया? आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन पीटीवी काम करने से रोक दिया। अदालत ने मामला दोबारा वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत इस ओहदे का इख्तियार दिया गया? क्या आपने जायद उम्र से मुतालिक रियायत दी? अदालत का वकील सफाई से इस्तिफसार। वजारत इत्तलात ने अताउल हक कासमी केस में जो गलतियां थी वो ही दोहराई जाए। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन पीटीवी काम करने से रोक दिया है। अदालत ने मामला दोबारा वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत इस ओहदे का इख्तियार दिया गया? क्या आपने जायद उम्र से मुतालिक रियायत दी? अदालत का वकील सफाई से इस्तिफसार। वजारत इत्तलात ने अताउल हक कासमी केस में जो गलतियां थी वही दोहराई हैं। अदालत के रिमार्क्स। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ से नैब की तफ्तीश की तफसीलात सामने आ गई। ख्वाजा आसिफ दौरान तफ्तीश सवालों का जवाब ना दे सके। नैब की दस्तावेजात के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के बेनामी इदारों के 48 अकाउंट्स हैं। 48 अकाउंट में 11 करोड़ 51 लाख 50 हजार रुपए जमा हुए। बेनामी इदारों के अकाउंट से 4 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम निकाली भी गई है। बेनामी तारिक मीर एंड कंपनी में 2009 से 18 तक करोड़ों जमा और निकलवाए गए। ख्वाजा आसिफ की बेनामी कंपनी में 50 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम जमा हुई थी। बेनामी कंपनी से 10 साल के दौरान 41 करोड़ 90 लाख रुपए की रकम निकाली गई। दस्तावेजात के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने 10 साल में मुख्तलिफ कंपनीज में 3 करोड़ 21 लाख 68,970 शेयर्स की खरीदो फरोख्त की है। ख्वाजा आसिफ से मुतालिक तफ्तीश की तफसीलात सामने आ गई हैं। आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ दौरान तफ्तीश सवालों का जवाब ना दे सके। नैब के दस्तावेजात के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के बेनामी दारों के 48 अकाउंट्स हैं। 48 अकाउंट्स में से 11 करोड़ 91 लाख 50 हजार रुपए जमा हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बात करेंगे पैंडेमिक कोविड-19 के हवाले से। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद। वायरस 24 घंटों में मजीद 40 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 10,818 हो गई। मजीद 3,097 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,11,921 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 4,67,000 अफराद सेहतियाब। 33,869 जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,097 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि पंजाब में 1,47,292, सिंध में 2,30,718, खैबर पख्तूनख्वा में 62,377, बलोचिस्तान में 18,478, गिलगित बल्तिस्तान में 4,862, इस्लामाबाद में 29,624, जबकि आजाद कश्मीर में 8,540 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 62,34,650 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 41,547 नए केसेस किए गए टेस्ट किए गए। अब तक 4,66,234 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खतरे की घंटी बजा दी। कोविड-19 का दूसरा साल पहले से ज्यादा सख्त होने की वार्निंग दे दी। कोरोना के आगाज के तहकीकाती के लिए आलमी इदारा सेहत के ज़ेर क़यादत साइंसदानों की आलमी टीम चीन के शहर वुहान पहुंच गई, जो कोरोना के फैलाव की असल तहकीकात की जा रही है। टीम शहर में 1 महीना क़याम करेगी। आपको बता रहे हैं कि टीम वुहान पहुंच चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खतरे की घंटी बजा दी। कोविड-19 का दूसरा साल पहले से ज्यादा सख्त होने की वार्निंग दे दी गई। कोरोना के आगाज की तहकीकात के लिए आलमी इदारा सेहत के ज़ेर क़यादत साइंसदानों की आलमी टीम चीन के शहर वुहान पहुंच गई, जो कोरोना के फैलाव के असल की तहकीकात की जाएगी। उधर दुनिया भर में कोरोना से 19,86,000 हलाकतें हो चुकी हैं। 9,27,00,000 मरीज। अमेरिका में 3,93,000, ब्राजील में 2,06,000, भारत में 1,51,765, मैक्सिको में 1,36,000, रूस में 63,000, फ्रांस में 69,802 और सऊदी अरब में 6,304 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना के 6,62,93,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 2,44,95,000 से ज्यादा ज़ेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,93,928 अमवात हो चुकी हैं और 2,36,16,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,51,765 और 1,05,12,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। पाकिस्तान ने चीनी कंपनी की कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म को फाइनल कर लिया है। वैक्सीन के लिए 3 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर हो चुके हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वैक्सीन की एडवांस बुकिंग की जा रही है। फरवरी के बस या मार्च के शुरू तक वैक्सीन आ जाएगी। पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। 3 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उम्मीद है हेल्थ वर्कर्स को अगले माह से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर नौशीन हामिद का कहना था कि बरतानिया से आने वालों के लिए फ्लाइट से पहले और बाद में कोरोना टेस्ट लाजमी है। सुपर कोविड में जो लोग बरतानिया से आगे थे, उनको ट्रेस करके करंटीना किया गया। बरतानिया से आने वालों को मॉनिटर किया जा रहा है। उनकी सख्ती से स्क्रूटनी की जा रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। मच वाकया में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा का दौरा किया और हजारा बरादरी के अफराद से मुलाकात की। आर्मी चीफ को सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि पाक अफगान और ईरान सरहदी इंतजाम से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान में मुश्किल सूरत हाल के बावजूद अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की तारीफ की और जवानों की तैयारी को भी सराहा। अफसरान से खिताब में पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि बलूचिस्तान अपनी जोग्राफियाई हैसियत के बायस दुश्मनों को खटक रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इसकी तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की है। आर्मी चीफ का कहना था कि दुश्मन कुव्वतों को तखरीब कारी की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बलूचिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ मिलकर टीम बनाई है। विफाक और गिलगित की मुश्तरका टीम तरक्याती पैकेज मुरतब करेगी। टीम चंद हफ्तों में पैकेज मुरतब करेगी। वज़ीर आज़म की तरजीह है कि वो पाकिस्तानी हैं जो पसमानदा इलाके से हैं, उनको तरजीह दी जाए। आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ मिल के मनसूबा बनाया है और तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। विफाक और गिलगित की मुश्तरका टीम तरक्याती पैकेज मुरतब करेगी। टीम चंद हफ्तों में पैकेज मुरतब करेगी। वज़ीर आज़म की तरजीह वो पाकिस्तानी है जो पसमानदा इलाके से है। दूसरी जानिब वजीर साइंस फवाद चौधरी की आवाम के लिए खुशखबरी, कहते हैं रवा साल सेहत से मुतालिक गेम चेंजेस था।
पाकिस्तान जदीद मशीनरी बनाने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। दुनिया के 2 बड़े ममालिक पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए तैयार हैं। आपको बता रहे हैं कि फवाद चौधरी का कहना है कि अवाम के लिए खुशखबरी है। कहते हैं रवा साल सेहत से मुतालिक गेम चेंजर होगा। पाकिस्तान जदीद मशीनरी बनाने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। दुनिया के 2 बड़े ममालिक पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए तैयार हैं। संध्या डी रची और रहमान मलिक में सुलह हो गई। दोनों के मुकदमात अंदराज के केसेस वापस लेने की दरखास्तें मंजूर हो गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक ने दोनों दरखास्तें मंजूर कर ली। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने के लिए अदालत से रुजू किया था। रहमान मलिक और सिंथिया डी रिची में सुलह हो गई है। सेनेटर रहमान मलिक और सिंथिया डी रिची में सुलह हो गई। दोनों के मुकदमात अंदराज के केसेस वापस लेने की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने दोनों दरखास्तें मंजूर कर ली। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने के लिए अदालत से रजू कर रखा था। और यहाँ आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में मुल्तान से पेशावर जाने वाली बस में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिरों के दरमियान तनाज़े की वजह मालूम न हो सकी। मरने वालों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से बताया जाता है। आपको बता रहे हैं कि डेरा इस्माइल खान में मुल्तान से पेशावर जाने वाली बस में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिरों के दरमियान तनाज़े की वजह मालूम न हो सकी। मरने वालों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नदीम अफजल चंद ने अपने बयान में कहा, अपना इस्तीफा वजीर आजम ऑफिस को भिजवा दिया है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहूंगा। उनका कहना था कि गुज़श्ता दिनों नदीम अफजल चंद की जानिब से एक ट्वीट में कहा गया था कि ये मेरे कमजोर ईमान की निशानी है कि मैंने सिर्फ मजलूमीन के साथ हमदर्दी की सियासत नहीं की। उनका कहना था कि आजकल मकबूल बयानियां सिर्फ सियासतदानों को गालियां देना है, जो मैं ना पहले देता था ना अब दूंगा। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद को अहम हदफ सौंपते हुए हदायत की है कि पीडीएम के जलसों में मदारिस के तलबा को शिरकत से रोका जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल बारे अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि अमन व अमान की सूरत हाल और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे बाहमी रवाबत को बढ़ाएं। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म की हदायत पर वज़ीर दाखिला ने अहम इजलास तलब कर लिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की सरबराही में उलमा कराम का भी अहम इजलास जुमेरात को होगा। मामले खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकाबान कहती हैं, हबसे इक़्तिदार में अंधी टूटी फ्रूटी के रंगों पर मुश्तमिल टूटी फूटी पीडीएम मौलाना फजल रहमान की क़यादत में मुल्क के गली कूचों में दरबदर रुसवाई समेट रही है। दुनिया पाकिस्तान मुआशरत की मौत और चुगजे अफगानिस्तान के शहर से निकल नहीं पा रहे। फिरदौस आशिकवान का कहना था कि असम्बलियों से इस्तीफे की बातें करने वालों ने इस्तीफे तो ना दिए, अलबत्ता उनकी अकल इस्तीफा दे चुकी है। कौमी सलामती के इदारों, दोस्त ममालिक और सी पैक से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा शिकस्त खुर्द पीडीएम की मुसलसल नाकामियों और अवाम की जानिब से उनको मिले जख्मों का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा उल्मिया है। करप्शन करने वाले मुल्क और कौम के मुजरिम हैं। साबिक अदवार में सियासत को करप्शन से आलूदा किया गया। माजी में बेदर्दी से कौमी वसाइल को लूटा गया। सियासत को जाती कमाई का जरिया बनाना 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि साबिक अदवार में सियासत को करप्शन से आलूदा किया गया। माजी में बेदर्दी से कौमी वसाइल को लूटा गया। सियासत को ज़ाती कमाई का जरिया बनाना 22 करोड़ आवाम के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। करप्शन के मुज़र असरात से पूरा मुआशरा तबाह हो जाता है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि माजी में करप्शन ना की जाती तो पाकिस्तान का शुमार आज तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। करप्शन के जरिए मुआशरे को तबाह करने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी।
وزیر اعظم عمران خان کرپشن سے پاک نئے پاکستان کے لیے انت تک محنت کر رہے ہیں. قوم اس نیک مقصد میں جرأت مند لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کی ہدایت پر محمود آباد میں نالے پر تجاوزات کے خلاف کارروائی جاری ہے. اب تک 3 کلومیٹر تک کا علاقہ کلیئر کیا جا چکا ہے. اس موقع پر پولیس کے کمانڈوز، رینجرز اور دیگر ادارے بھی موجود ہیں. سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں محمود آباد نالے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے اور اب تک 3 کلومیٹر تک کا علاقہ کلیئر کیا جا چکا ہے. اس موقع پر پولیس کے کمانڈوز، رینجرز اور دیگر ادارے بھی موجود ہیں. جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت. نیب نے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیمان بھی والا کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا. پلاٹس کے الاٹمنٹ کیس میں دائر ریفرنس میں سلیمان بھی والا کو ملزم نامزد کیا گیا. جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت. نیب نے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیمان بھی والا کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا. پلاٹس کے الاٹمنٹ کیس میں دائر ریفرنس میں سلیمان بھی والا کو ملزم نامزد کیا گیا. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ احتجاج کریں گے. جلد اسلام آباد آ رہے ہیں. دوسروں پر الزام لگانے والے خود چور ہیں. لورا لائی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ پی ڈی ایم کا کہنا تھا کہ ہماری جنگ جمہوری فضاؤں کی بحالی کے لیے ہے. فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے. تمام سیاسی جماعتیں اور قوم ایک پلیٹ فارم پر ہیں. فیصلہ کن وقت آ گیا. عمران خان کو جانا ہی ہوگا. ہم یہاں پر آج آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے اکابر نے آزادی کی جنگ لڑی اور انگریز کو ہندوستان کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کیا. لیکن پاکستان کی صورت میں ابھی بھی کالونی کی علامات موجود ہیں. ہم نے پاکستان کو امریکی کالونی نہیں بننے دینا اور پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر دنیا میں متعارف کرانا. ہمارا اپنا ملک ہے. ہم نے اپنے ملک کے حوالے سے سوچنا ہے. ہمارے حکمرانوں میں خود اعتمادی نام کی کوئی چیز نہیں. اگر انہیں پاکستان کالونی نظر نہ آتا تو یہ اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرتا کہ کبھی امریکہ کے نظام کی بات کرے، کبھی ایران کے نظام کی بات کرے، کبھی چین کے نظام کی بات کرے اور ریاست مدینہ تدا مخ گورا اور ریاست مدینہ گورا دد پخلچ مدینہ ریاست راضی ریاست مدینہ وہ. وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں عوام نے پی ڈی ایم کی سیاست کو مسترد کر دیا. فضل الرحمان نے اربوں روپے کی بے نامی جائیدادیں بنائی ہیں. فرنٹ مین کے ذریعے کمپنیاں بنا کر حج کے بڑے بڑے کوٹے حاصل کیے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مراد سعید نے کہا ہمیشہ اسرائیل اور یہودی لابی کی بات کرتے ہیں. والے مولانا امریکی سفیر سے خود کو وزیر اعظم بنانے کو درخواست کرتے ہیں. نیٹو سپلائی کے دھندے میں بھی فضل الرحمان ملوث رہے. فضل الرحمان امریکہ کے سفیر این پیٹرسن کو کہتا ہے کہ مجھے خدمت کا موقع دو، میں زرداری اور نواز شریف سے اچھی خدمت کروں گا. یہی فضل الرحمان ان کو کہتا ہے، اس کا تو ووٹ ہے ہی برائے فروخت، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری جماعت کا ووٹ برائے فروخت ہے آپ کے لیے. اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی اس نے بیچ دیا. صرف یہ نہیں کہ نیٹو افغانستان میں جب جنگ ہو رہی تھی اور نیٹو کو سپلائی یہاں سے جا رہی تھی تو نیٹو سپلائی کے دھندے میں بھی فضل الرحمان شامل رہے. کشمیر کی طرف آتے ہیں. ہمیشہ کشمیر کے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. کبھی آپ نے سنا کہ کشمیر کا کاس کو وہ کبھی آگے لے کے گئے، کبھی کشمیر کے اوپر بات کی. لیکن ایک کام ابھی کیا کہ جب پہلی دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم ایسا لیڈر عمران خان کی صورت میں آیا کہ وہ نہ صرف اقوام متحدہ، ورلڈ اکنامک فورم اور تمام عالمی فورمز پہ کشمیر کا سفیر بنا،
کشمیر جو 54 سال تک UN سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس نہیں ہو رہا تھا، 54 سال بعد ایک سال کے اندر 3 دفعہ UN سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث ہوتی ہے. کشمیر انٹرنیشنلائز ایشو بن جاتا ہے. انڈیا اس کو ماضی میں اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا اور قرار دیتا تھا، لیکن کشمیر مقدمہ جب پوری دنیا میں ایک ہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ نئے دور کا ہٹلر، مودی، RSS اور ہندوتوا کی دہشت گردانہ سوچ اور فلسفہ، جب انڈیا ایکسپوز ہو گیا، کشمیر کاز آگے گیا، تو اس وقت بولانا آ رہا ہے. تو دوسری جانب مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں براڈ شیٹ سے کرپٹ اشرافیہ اور ان کی منی لانڈرنگ بے نقاب ہوئی. NRO یا ڈیل سے ہمیشہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو فائدہ پہنچا. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ شریف خاندان نے پہلی ڈیل مشرف کے ساتھ کی. پیپلز پارٹی کی نظریاتی احساس ختم ہو چکی ہیں، اب نظریہ صرف لوٹ مار ہے. اس سیاسی اشرافیہ نے ہمیشہ سے اپنا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے، جسے آپ انگریزی میں پولیٹیکل کلاؤڈ کہہ سکتے ہیں، اسے ہمیشہ استعمال کیا. سب سے پہلے تو اپنا دفاع کرنے کے لیے، چاہے وہ NRO کی صورت میں ہو یا کسی ڈیل کی صورت میں ہو، اور دوسرا اگر وہ پکڑے جائیں تو ایک بیانیہ گھڑنے کے لیے کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. لیکن بیسیکلی یہ وہ سیاسی اشرافیہ ہے جس نے مل کے منی لانڈرنگ بھی کی، کرپشن بھی کی، اور پھر اسی سیاسی کلاؤڈ کو، جس کو وہ اسی لوٹے ہوئے پیسے سے تقویت پہنچاتے ہیں، اسی کلاؤڈ کو استعمال کرتے ہیں اپنے دفاع کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے. اور آخر میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ اس پورے معاملے کی پوری شفافیت چاہتے ہیں کہ کس کس نے کب کب NRO دیا، کب کب کسی کو ریلیف ملی، کون سا کیس کس نے بند کروانے کی کوشش کی یا ان انویسٹیگیشن کا سلسلہ ماضی میں روکنے کی. یہ پرائم منسٹر صاحب کے 3 عدد ٹویٹ تھے آج صبح کے. اب 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جب ہم NRO کی بات کرتے ہیں، انویسٹیگیشنز کو روکنے کی بات کرتے ہیں، براڈ شیٹ کے اندر کیا ہوا، براڈ شیٹ کس کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، وہ ایک پوری بحث الگ ہے کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی نہیں کی، انہیں شواہد ملے نہیں ملے، انہوں نے نیب کو معاونت فراہم کی یا نہیں کی. لیکن وہ کن لوگوں کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، ان کی کن چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، وہ سب سے ضروری چیز ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا کہنا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود پاکستانی حکومت معیشت کو کافی سہارا دے رہی ہے. رواں مالی سال معاشی ترقی کی رفتار 1.5% متوقع ہے. عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے مطابق کرونا وائرس کے باعث معاشی سرگرمیاں معمول سے کم ہیں. غیر فعال قرضوں کا حجم بڑھ سکتا ہے. ترسیلات زر اور مالیاتی نظام میں شمولیت بڑھنے سے بینکوں کے کھاتے بڑھنے کی امید ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی بینکاری نظام کا آؤٹ لک مستحکم ہے. موڈیز کے مطابق محدود وسائل کے باوجود حکومت معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. رواں مالی سال ملکی معاشی ترقی کی 1.5% رہنے کی توقع ہے. وفاقی حکومت نے جعلی اور گوشت پینشنرز کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا. اب صرف تصدیق شدہ پینشنرز کو ہی پینشن ملے گی. سال میں 2 بار بایو میٹرک یا لائف لائن سرٹیفکیٹ لازمی جمع کرانا ہوگا. وزارت خزانہ کے مطابق اب صرف بایو میٹرک تصدیق والے اکاؤنٹس ہولڈرز کو ہی پینشن ملے گی. جوائنٹ اکاؤنٹس میں پینشن کی سہولت بھی ختم کر دی گئی ہے. معذوری کی وجہ سے بایو میٹرک نہ کرانے والے پینشنرز لائف لائن سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا. تمام پینشنرز کے لیے ہر سال مارچ اور اکتوبر میں بایو میٹرک یا لائف لائن سرٹیفکیٹ لازمی جمع کرانا ہوگا. مسلسل 6 ماہ تک پینشن نہ نکلوانے پر اکاؤنٹ غیر فعال کیا جائے گا. پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ عوام کا معاشی قتل ہے. IMF کو ٹھیکے پر دی گئی حکومت نے غریب سے جینے کا حق چھین لیا. شازیہ مری نے ایک بیان میں وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا
वज़ीर-ए-आज़म बिना सोचे समझे माइशत पर ट्वीट दाग देते हैं। शरह नमू मनफी हो गई, ढीठ हुक्मरान मुआशी मैदान में कामयाबियों के तराने पड़ रहे हैं। बैरून मुल्क से नाकामी खारजा पॉलिसी की बदौलत लाखों मजदूर पाकिस्तान भेज दिए गए। मजदूर बेरोजगार होकर लौटा है, साथ जमा पूंजी भी ला रहा है, जिसे हुक्मरान तरसीलात में इजाफा बता रहे हैं। शाजिया मरी का कहना था कि वज़ीर आज़म 2.5 साल में बंद होने वाली सनतों के अदादुशुमार कब ट्वीट करेंगे। महंगाई डबल हिंसे अबूर कर चुकी, हुकूमत के अरस्तू की कोई ट्वीट नहीं आई। मौसम के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सर्दी का राज है। मोटरवे धुंध कम होने के बाद खोल दी गई। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने की पेशगोई कर दी। मोटरवे पुलिस की धुंध में शहरियों को बगैर जरूरत सफर से गुरेज की हदायत। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज भी मुल्क के अक्सर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है, जहां दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से भी कई दर्जे नीचे है। मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -15.6 तक गिर गया। अस्तूर में -13 रहा। कोयटा में टेम्परेचर -4.5 रिकॉर्ड किया गया।